आज जरा चेक पर दस्तखत कर देना, सनोज ने शहद घुली आवाज में कहा। शोभा ने रोटी बेलते बेलते पलट कर देखा। चेक पर दस्तखत करवाने समय सनोज कितने बदल जाते हैं। आपकी तनख्वाह खत्म हो गई, वह बोली। गांव से पिताजी का पत्र आया था, वहाँ 10,000 रुपये भेजने पड़े। फिर ललिता मौसी भी आई हुई हैं। घर में मेहमान हो तो खर्च बढ़ेगा ही ना। शोभा चुप रह गई। पैसा नहीं देना है तो मत दो, किसी से उधार लेकर काम चला लूँगा। जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तुम इसी तरह अकड़ दिखाती हो। अकड़ दिखाने की बात नहीं है, प्रश्न यह है कि रुपया देने वाले की कुछ कद्र तो हो। मैं बीवी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, समझी। बीवी के गुलाम होने वाली सदियों पुरानी उक्त पुरुष को याद भी याद है, किंतु स्त्री धन का उपयोग न करने की गौरवशाली परंपरा को वह कैसे भूल गया। बहस और कट्टुक हो जाए इसके पहले ही शोभा ने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। शाम को सनोज दफ्तर से लौटे तो ललिता मौसी को 5,000 देकर बोले, मौसी तुम पड़ोस वाली चाची के साथ जाकर आंखों की जांच करवा आना। अरे रहने दे भैया, मैं तो यूं ही कह रही थी, अभी ऐसी जल्दी नहीं है, रायपुर जाकर जांच करा लूँगी। नहीं मौसी, आंखों की बात है, जल्दी दिखा देना ही ठीक है। मौसी मन ही मन गदगद हो गई। सनोज मौसी का बहुत ख्याल रखते हैं। मौसी का यूं ही क्यों, रिश्ते की बहनें, बुआओं, चाचा ताऊओं सभी का। उस समय वह इतने उदार हो जाते हैं कि खर्च करते समय आगा पीछा नहीं सोचते। मेहमानों की तामीरदारी के लिए ऐसे आकुल व्याकुल हो उठते हैं कि उनके आदेशों की धमक से शोभा का सिर घूमने लगता है। शोभा आज क्या सब्जी बनी है, सनोज पूछ रहे थे। बैगन की। बैगन की? मौसी की आंखों में तकलीफ है। बैगन की सब्जी खाने से तकलीफ बढ़ेगी, उनके लिए परवल की सब्जी बना लो। नहीं, मैं बैगन की सब्जी खा लूँगी बेटा, बहू को एक और सब्जी बनाने में कष्ट होगा। कॉलेज से थक कर आई है, इस उम्र में थकना क्या है मौसी, वह तो इनके घर वालों ने काम की आदत नहीं डाली, इसी से थक जाती हैं। हाँ बेटा, आजकल लड़कियों को घर गृहस्थी संभालने की आदत ही नहीं रहती। हम लोग घर के सब काम करके 10 किलो चना दलकर फेंक देते थे। मौसी बोली। बस इसी बात से शोभा चिढ़ जाती है। उसके मायके वालों ने काम की आदत नहीं डाली तो क्या सनोज ने उसके लिए नौकरों की फौज कड़ी कर दी। एक बर्तन कपड़े साफ करने वाली के अलावा दूसरा कोई नौकर तो देखा ही नहीं। नहीं इस घर में, और ललिता मौसी के ज़माने में घर गृहस्थी ही तो संभालती थी लड़कियां। न पढ़ाई लिखाई था, न ही सिर खपाना था, और न नौकरी के पीछे मारे मारे घूमना था। शोभा सोचने लगी, ललिता मौसी तो खैर अशिक्षित महिला हैं, परंतु सनोज की समझ में यह बात क्यों नहीं आती। अभी पिछले सप्ताह भी ऐसा ही हुआ था। शोभा ने करेले की सब्जी बनाई थी। सनोज ने देखा तो बोले, करेले बनाए हैं, क्या मौसी को दुबला करने का विचार है? उनके लिए कुछ और बना लो। शोभा एकदम हतप्रभ रह गई। मौसी हंसी। नहीं नहीं, कुछ मत बनाओ बहू, बस दाल को तड़का दे दो, तब तक मैं टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ। मौसी, बहू के रहते तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, आओ उस कमरे में बैठें, सनोज बोली। शोभा अकेली रसोई में खटती रही। उधर साथ वाले कमरे में मौसी सनोज को झूठे सच्चे किस्से बताती रहीं। तुम्हारे बड़े नाना जी खेत में पहुंचे तो देखा, सामने गांव के धोबी का भूत खड़ा है। मौसी खूब अंधविश्वासी हैं, मनगढ़ंत किस्से खूब बताती हैं। भूत पिरोतों के, सनोज के बड़े नाना, मझले नाना और छोटे नाना के, दूध सी सफ़ेद नानी के, सनोज की ननिहाल के, जमींदार रघुवीर प्रताप सिंह और चंपा डाकू के भी। इन किस्सों के साथ साथ मौसी लोगों की मेहमानबाजी और बढ़िया भोजन को भी खूब याद करती। उनकी व्यंजन चर्चा सुनकर श्रोताओं के मुंह में भी पानी भर आता। मौसी मूंग के लड्डू, खस्ता, कचौरी, मेवे की गुजिया और खोवे की पूरियों को याद किया करती। सनोज उनकी हर फरमाइश पूरी करवाते। शोभा को कॉलेज जाने तक रसोई में जुटे रहना पड़ता था। थकान के कारण खाना भी न खाया जाता। उस दिन न भी ऐसा ही हुआ था। कॉलेज से लौटकर वह कुछ खाना ही चाहती थी कि सनोज के मित्र आ गए। उसने किसी तरह उन्हें चाय नाश्ता करवाया। दूध का बर्तन उठाकर अलमारी में रखने लगी तो सहसा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सारे कमरे में दूध ही दूध फैल गया। मौसी और सनोज दौड़े आए। अपने निष्प्राण से शरीर को किसी तरह खींचती हुई शोभा पलंग पर जा लेटी। आंखें बंद करके वह न जाने कितनी देर तक लेटी रही। अचानक सनोज ने धीरे से उसे उठाते हुए कहा, सुनो, अब उठकर जरा रसोई में देख लो। तब से मौसी ही लगी हैं, शरीर में उठने की शक्ति ही नहीं थी। हूँ करके
शोभा ने दूसरी ओर करवट ले ली। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह मैं मानता हूँ, परंतु अपने घर का काम कोई और करे यह तो शोभा नहीं देता। सनोज धीरे से बोले। शोभा का मन हुआ चीख कर कह दे, मौसी के घर में बहू बेटी बीमार होती हैं तब क्या वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं? एक समय भोजन बना भी लेंगी तो ऐसी क्या प्रलय आ जाएगी? लेकिन कहाँ कुछ नहीं, आवाज़ कहीं गले में ही फंस कर रह गई। आंखों से आंसू बह निकले। उठकर बचा हुआ काम निपटाया। मौसी सनोज की प्रशंसा करते नहीं थकती। उस दिन किसी से कह रही थी, हमारे परिवार में सनोज हीरा है, सबके सुख दुख में साथ देता है, रुपए रुपए की परवाह नहीं करता, ऐसा आदर सम्मान करता है कि पूछो मत। बहू बड़े घर की लड़की है, पर सनोज का ऐसा शासन है कि मजाल है बहू जरा भी गड़बड़ कर जाए। यह प्रशंसा वह पहली बार नहीं सुन रही थी। ऐसी प्रशंसा मनोज के परिवार के हर छोटे लोग करते थे। ससुराल वालों को इतना आतिथ्य सत्कार था तथा सेवा करने की और बैंक के चेक फाड़ फाड़ कर देने के बाद भी वह सनोज के इस सुयश की भागीदार नहीं बन सकी। या यूँ कहा जाए कि सनोज ने इसमें उसे भागीदार बनाया ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के सामने उसे बौना बनाने में ही वह गर्व महसूस करता था। उसकी कमियों और गलतियों को वह बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करते और सारा परिवार रस ले लेकर सुना करता। इस संबंध में शोभा को अपनी देवरानी स्वाति से ईर्ष्या होती है। देवर अनिल उसके सम्मान को बढ़ाने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। हैदराबाद से वह साल में एक बार घर आते हैं। छोटे बड़े सभी के लिए कुछ न कुछ लाने का उनका नियम है, लेकिन लेन देन का दायित्व उन्होंने स्वाति को ही सौंप रखा है। जब सारा परिवार मिलकर बैठता है तब अनिल पत्नी को गौरवान्वित करते हुए कहते हैं, स्वाति निकालो भाई सब चीज़ें, दिखाओ सबको क्या क्या लाई हो तुम उनके लिए। सबकी नज़रें स्वाति पर टिक जाती है। वह कितनी ऊंची हो जाती है सबकी दृष्टि में। स्वाति की अनुपस्थिति में जब परिवार सब मिल बैठते हैं तो उसके लिए लाए उपहारों की चर्चा होती है, उसकी दरिया दिली प्रशंसा होती है, परंतु शोभा की मेहनत की कमाई से भेजे गए मनी ऑर्डरों का कभी जिक्र नहीं होता। उसका सारा श्रेय सनोज को जाता है। कभी बात चलती है तो अम्मा उसे सुनाकर साफ कह देती हैं, शोभा की कमाई से हमें क्या मतलब, सनोज घर का बड़ा बेटा है, उसकी कमाई पर तो हमारा पूरा हक है। कभी कभी शोभा सोचती है, नेकी करते हुए भी किसी के हिस्से में यश और किसी के हिस्से में अपयश क्यों आता है। वैसे इस विषय में ज़्यादा सोच कर वह अपना मन खराब नहीं करती, फिर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। पिछले दिनों डॉक्टर ने बताया था पैर भारी हैं, थोड़ा आराम करना चाहिए। इधर मौसी कहती थी, एक रोटी बनाने का ही तो काम है घर में, ना चक्की पीसनी है ना कुएं से पानी खींच कर लाना है। खूब मेहनत करो और डट कर खाओ, तभी तो सेहत बनेगी। और एक दिन सेहत बनाने के चक्कर में लड्डू बांधते बांधते कॉलेज जाने का समय हो गया था। शोभा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी थी तो अचानक पैर फिसल गया। 3-4 सीढ़ियाँ लांघती हुई वह नीचे जा गिरी। चोट तो उसे विशेष नहीं आई, पर पेट में दर्द होने लगा था। इनके लिए बिस्तर पर आराम करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने सनोज से कहा था। सनोज ने लापरवाही के लिए शोभा को भी जी भरकर डांटा, किंतु इस परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह मानना आवश्यक हो गया। झाड़ू पोछा तो महरी करने लगी, पर भोजन बनाने का भार मौसी पर आ पड़ा। वह नाश्ता और खाना बनाने में परेशान हो जाती। अब वह बिना मसाले की सादी सब्जी से काम चला लेती थी। कहती थी, अब उम्र हो गई, काम करने की पहले जैसी ताकत थोड़ी ही रह गई है। शोभा का मन होता पूछे, मौसी सिर्फ खाना ही तो बनाना है, और खाना बनाना भी कोई काम है? तो कहती थी, दाल चावल और सब्जी रोटी तो कैदियों का खाना है, तुम ऐसा खाना क्यों बना रही हो। मौसी किसी तरह सप्ताह बीता था कि मौसी का मन उखड़ने लगा। एक दिन सनोज से बोली, बेटा तुम्हारे पास बहुत दिन रह ली, अंजलि रोज़ सपने में दिखाई देती है, जाने क्या बात है, बहू जैसी ही उसकी भी हालत है। सनोज सन्न रह गए। मौसी ऐसी कोई बात होती तो अंजलि का पत्र जरूर आता, तुम चली जाओगी तो बड़ी मुसीबत होगी, अच्छा होता जो कुछ दिन और रुक जाती। पर मौसी नहीं मानी, वह बेटी को याद करके रोने लगी। सनोज निरुपाय हो गए। उन्होंने उसी दिन गांव पत्र लिखा। शीला जीजी पिछले साल 2 माह रहकर गई थीं, उन्हें भी एक पत्र विस्तार से लिखा। कई दिनों बाद गांव से पत्र आया कि 15 दिनों बाद अम्मा स्वयं आएंगी, पर 15 दिनों के लिए दूसरी क्या व्यवस्था हो सकेगी। सनोज को याद आया कि
स्वाति की बीमारी का समाचार मिलते ही गांव के लोग किस तरह हैदराबाद तक दौड़े चले जाते हैं। फिर शोभा के लिए ऐसा क्यों? शायद इसका कारण वह स्वयं ही है। जिस तरह अनिल ने अपने परिजनों के हृदय में स्वाति के लिए स्नेह और सम्मान के बीज बोए थे, वैसा शोभा के लिए कभी सनोज ने नहीं किया था। उसने 15 दिन बाद अम्मा गांव से आ गईं। उनके आते ही सनोज निश्चित हो गए। उन्हें विश्वास था कि अम्मा आप सब संभाल लेंगी। मार्च का महीना था। वह अपने दफ्तर के कार्यों में व्यस्त हो गए। सुबह घर से जल्दी निकलते और रात को देर से घर लौटते। पिछले वर्ष जब स्वाति को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उस समय अम्मा हैदराबाद में थी। उन्होंने उसकी खूब सेवा की थी। उसकी सेवा का औचित्य उनकी समझ में आता था। लेकिन शोभा को क्या हुआ, यह उनकी समझ में न आता। वह दिन भर काम करे और बहू आराम करे, यह उनके लिए असहाय था। सनोज के सामने तो अम्मा जी चुपचाप काम किए जाती, परंतु उनके जाते ही व्यंग बाण उनके तर्कस में कसमसाने लगते। कभी वह इधर उधर निकल जाती। महल्ले की स्त्रियां मजा लेने के लिए उन्हें छेड़ती। अम्मा, हो गया काम? हाँ भाई, काम तो करना ही है। पुराने ज़माने में बहुएं सास की सेवा करती थी। आज के ज़माने में सास को बहुओं की सेवा करनी पड़ती है। शोभा सुनती तो संकोच से गड़ जाती। किस मजबूरी में वह उनकी सेवा ग्रहण कर रही थी, इसे तो वही जानती थी। उसी समय सनोज को दफ्तर के काम से सूरत जाना पड़ा। उनके जाने की बात सुनकर शोभा विकल हो उठी। जाने के 2 दिन पहले ही उसने सनोज से कहा, अम्मा से कार्य करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी यहाँ रहने की इच्छा भी नहीं है। उन्हें जाने दीजिए। यहाँ जैसा होगा देखा जाएगा। परिवार से संबंध बनाना तुम जानती ही नहीं हो, सनोज ने उपेक्षा से कहा था। सनोज के जाते ही अम्मा मुक्त हो गई थी। वह कभी मंदिर निकल जाती, कभी आस पड़ोस में जा बैठती। शोभा को यह सब अच्छा ही लगता। उनकी उपस्थिति में जाने क्यों उसका दम घुटता था। उस दिन अम्मा सामने के घर में बैठी बतिया रही थी। शोभा ने टंकी में से आधी बाल्टी पानी निकाला और उठाने ही जा रही थी कि देखा अम्मा सामने खड़ी हैं। उसे याद आया, अम्मा पीछे वाली पड़ोसन से कह रही थी, सनोज पेट में था तब छोटी ननद की शादी पड़ी थी। हमें बड़े बड़े बर्तन उठाने पड़े पर कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू तो 2 लोटा पानी तक नहीं भरती है, तब नहाती भी नहीं है। शोभा ने झेप कर बाल्टी भरी और उठाकर स्नान घर तक पहुंची ही थी कि दर्द के कारण बैठ जाना पड़ा। जिसका भय था वही हो गया। डॉक्टर निरुपाय थे। गर्भपात कराना जरूरी था। अम्मा रो रो कर सबसे कह रही थी, हम इतना काम करते थे तो भला क्यों इन्हें बाल्टी भर पानी नहीं दे सकते थे? हमारे रहने का क्या फ़ायदा हुआ? उसी दिन शाम को सनोज घर लौटे। अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर गर्भपात के बाहर निकल रही थी। उन्होंने दुख करते हुए कहा, बच्चा निकालना जरूरी हो गया था, लड़का था। सनोज हतबुद्धि से डॉक्टर को देखते रह गए। फिर अचकचा कर पूछा, शोभा अब कैसी है? शोभा अब खतरे से बाहर है, उसे अब आराम करने दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई और सनोज पछतावे की आग में झुलसता रहा। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।